हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलिए देखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये कोई सोर्स चार्ज है Q, इससे किसी डिस्टेंस पे R डिस्टेंस पे पॉइंट P पे अगर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो आती थी पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ/R। और हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसकी वैल्यू क्या आती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ/R²। अब हम रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस क्या होती थी? हमेशा रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस। अब देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आर के। मीन्स अगर मैं पॉइंट ले लेती हूँ A, B, C, लेट अस से A इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, B का डिस्टेंस है 2 और C का डिस्टेंस है 3। और अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट A, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/1। और अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है B पे तो वो हो जाएगा KQ/2। सिमिलरली एट C, KQ डिस्टेंस कितना है Q से लेके C तक का? 3। अब आप देख सकते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ, दैट पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब आप देख रहे हैं फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और जैसे जैसे हमारी फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है। पहले हमारी पोटेंशियल की वैल्यू थी KQ, उसके बाद हाफ हो गई, उसके बाद 1/3 हो गई। मीन्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट पोटेंशियल ऑलवेज decreases in the direction of field. In the direction of field. अब हम रिलेशनशिप जो डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, उसमें हम दो केसेस लेंगे। पहले केस में मैं डिस्कस करूंगी जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। और दूसरा केस मैं डिस्कस करूंगी जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला केस जिसमें मेरी फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म फील्ड को मैं बनाती कैसे हूँ? स्ट्रेट लाइन से। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाली वीडियो में कि हम यूनिफॉर्म फील्ड्स को कैसे बनाते हैं? स्ट्रेट लाइंस जो कि पैरेलल होती हैं और इक्वली स्पेस्ड होती हैं, लाइक दिस। अब इस यूनिफॉर्म फील्ड में मुझे किसी पॉइंट A से B तक एक चार्ज को लेकर जाना है, सपोज लाइक दिस। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था वो कि जब भी मुझे एक चार्ज को दूसरी पोजीशन पर लेकर जाना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ता था उस चार्ज पे। अब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड, तो ये चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगेगा? Q इंटू E। और यहाँ पे Q मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है तो फोर्स भी सेम डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि F इलेक्ट्रिक लगेगा इस डायरेक्शन में। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था F इलेक्ट्रिक के बिल्कुल ऑपोजिट एक फोर्स लगता है F एक्सटर्नल, जिसका मैग्नीट्यूड F इलेक्ट्रिक के इक्वल ही होता है बट डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। F ऑफ एक्सटर्नल। देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे F एक्सटर्नल क्यों लगाना पड़ा? इसका रीज़न क्या है? देखिए, अब ये Q ऑलरेडी इस साइड जा रहा था जिस साइड मैं इसको लेकर जाना चाहती थी B पोजीशन पर, बट फिर भी मैंने इस पे F एक्सटर्नल लगाया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि Q कैसे जाए? स्लोली जाए और इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
ज़ीरो रहे, मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसीलिए ही मैंने इसके ऊपर क्या लगाया है, एफ ऑफ एक्सटर्नल। अब देखिए ए से बी डिस्टेंस मूव करने पे ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल्टा आर। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा आर। ये हमें पता है वर्क का फॉर्मूला कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एफ ऑफ एक्सटर्नल इज ऑपोजिट ऑफ एफ ऑफ इलेक्ट्रिक, और एफ ऑफ इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई। तो एफ ऑफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई डेल ऑफ आर, दिस इज वर्क। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम एंगल देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट डेल ऑफ आर ये भी इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये पैरेलल जा रहे हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकती हूँ Q इंटू ई डेल ऑफ आर कॉस ऑफ 0 इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी कि वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी A से B जाने पे। अब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी डेफिनेशन अब हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता था, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट क्या है मेरा, बी पॉइंट, माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट क्या था मेरा, ए, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। तो यहाँ से मुझे इस वर्क की डेफिनेशन से यूज़ करके मुझे ये पता चल सकती है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल वी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल। इसकी वैल्यू आप यहाँ डाल दीजिए तो मेरे पास आ जाएगा डेल ऑफ वी इंटू क्यू इज माइनस क्यू इंटू ई। कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, क्यू से क्यू कट गया और ये डेल आर भी था साथ में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट डेल ऑफ वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डेल ऑफ आर विद अ नेगेटिव साइन। ये हमारा रिलेशनशिप निकल गया बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा केस करेंगे अब, इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। इसे आप नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं और नॉन होमोजीनियस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाली वीडियो में कि कैसे बनाते हैं। सपोज लाइक दिस, इस केस में मेरी फील्ड क्या रहती है, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए अब इस टाइम पे अगर मुझे किसी पोजीशन 1 से 2 पर जाना है तो कैसे जाएंगे हम, देखिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ एक स्मॉल एलिमेंट जिसका डिस्टेंस क्या रहेगा, डी आर, क्या रहेगा, डी आर, स्मॉल डिस्टेंस, और पोटेंशियल इन 2 छोटे पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, डी ऑफ वी। और अभी हमने फाइंड किया था यूनिफॉर्म केस में क्या वैल्यू आई थी पोटेंशियल की, डेल ऑफ वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डेल ऑफ आर। नॉन यूनिफॉर्म में आई थी ना। अब डेल वी को रिप्लेस कीजिए डी वी से और डेल आर को रिप्लेस कीजिए डी आर से, तो मेरे पास इस स्मॉल एलिमेंट के लिए चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू डी ऑफ आर। ये तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए आया है। अगर मुझे टोटल देखना है 1 से लेके 2 के बीच में कितना मेरे पास वैल्यू आएगी डेल ऑफ वी की, तो उसको मैं कैसे फाइंड करूँगी। देखिए 1 से 2 पे जाने के टाइम मुझे इस डिस्टेंस को बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंसेस में कट कर देना है। लाइक
बहुत ही छोटे छोटे डी आर के कॉम्पोनेंट्स लूँगी मैं और इंटीग्रेट कर दूंगी उसको टोटल डिस्टेंस पे, दैट इज़ फ्रॉम 1 से 2। देखिए 1 का जो यूनिट वेक्टर है r1 है और 2 का यूनिट वेक्टर क्या है r2 फ्रॉम ओरिजिन। तो मैं डेल वी क्या लिखूंगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ऑफ आर फ्रॉम r1 to r2। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ जाएगा जब मेरी फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको CTM कर लीजिए। CTM मीन्स क्रैम टू मेमोरी, इसको रट्टा मार लीजिए। जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉन यूनिफॉर्म है, मीन्स वो x, y, z पे डिपेंड कर रही है और आपको पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, इस फॉर्मूला से मैं यूनिफॉर्म फील्ड का फॉर्मूला भी निकाल सकती हूँ। कैसे, देखते हैं। डेल ऑफ वी, अब यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। माइनस ऑफ ई r1 से r2 इंटू डी ऑफ आर। अब आप देख सकते हैं कि डी ऑफ आर की जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी r1 से लेके r2 के बीच में, तो वो क्या आएगी, माइनस ऑफ ई इंटू r1 से r2। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई होगी। डॉट प्रोडक्ट को आप सिंपल, मैंने आपको पीछे अभी एक्सप्लेन किया यूनिफॉर्म फील्ड के कंसेप्ट में, कि जब भी हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो कॉस ऑफ जीरो एंगल, तो कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इसीलिए मैंने सिंपली ई को बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन में सिर्फ डी आर को रखा। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई इंटू डेल ऑफ आर। तो यही सेम वैल्यू आ गई मेरे पास जो मैंने यहाँ पे फाइंड की थी, डेल ऑफ वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल ऑफ आर, और यहाँ पे भी वैल्यू आ गई मेरी, डेल ऑफ वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल ऑफ आर। मीन्स मैंने नॉन यूनिफॉर्म वाले फॉर्मूले से यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला भी निकाल लिया। तो आप इन दोनों में से ये वाला फॉर्मूला ही याद रखिए और इसको एप्लीकेबल कर दीजिए दोनों केसेस पर, जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। अब हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल में हम करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे न्यूमेरिकल में हम करेंगे जब मुझे पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब हम करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल, दैट इज़ कि हमें पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है x² प्लस y² z, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट 1 1 1, मतलब ये x, y और z की वैल्यू दे रखी है, और हमें ऑल्सो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ E। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला करवाया था, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू डी आर। ठीक है, अब E को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ऑफ ई जेड के कैप। और डी आर को आप कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डी ऑफ आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वेक्टर का। तो ये क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू आती है, आई कैप इंटू जे कैप की वैल्यू क्या आती है 0। मीन्स सिर्फ ई एक्स इंटू डी एक्स, नेगेटिव का साइन ये वाला यहाँ पे ऐसे ही रहेगा एज इट इज, प्लस ऑफ जे इंटू जे मीन्स ई वाई इंटू डी वाई, के कैप और के कैप का कंपोनेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ई जेड इंटू डी ऑफ जेड। अब डी वी को क्या लिख सकते हैं, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई डी वाई पार्शियल वी बाय पार्शियल जेड डी जेड इज इक्वल्स टू ये सेम चीज़, दैट इज माइनस ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई इंटू डी वाई
माइनस ऑफ ई जेड इंटू डी जेड। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं डेल वी इंटू डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं ई इंटू डी आर वेक्टर। अब डी आर से डी आर कट किया तो यहाँ से मुझे पता चला दैट डेल वी इज माइनस ऑफ ई। जब मुझे ई ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है तो मैं उसको लिखूंगी पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। देखिए फ्रेंड्स, पार्शियल से मतलब क्या होता है, जब भी पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू मैं एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं सपोज करती हूँ कि y और z क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। y एंड z क्या रहेगा, कांस्टेंट, एंड dy एंड dz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो e ऑफ y क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पार्शियल v इंटू पार्शियल y, एंड e ऑफ z क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पार्शियल v बाय पार्शियल z। अब आपको v की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, इस टर्म में पुट कीजिए, उसको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो मेरे पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली ई वाई एंड ई जेड की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमारे पास ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू आ जाएगी उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में। इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने से आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स, मीन्स हमें पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें सिंपल पावर रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन का। पावर रूल क्या कहता है कि सिंपली अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, x रेज टू द पावर n है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई एज इट इज़, क्योंकि y क्या था, कांस्टेंट था। इस टर्म में x की कोई टर्म ही नहीं है तो इसमें मेरे पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, प्लस ऑफ 0। अब ई वाई क्या आ जाएगा, माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल y विच इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे y की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, y रेज टू द पावर 1 माइनस 1 0, तो समथिंग रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर सीधा एज इट इज़ आ जाएगा कांस्टेंट पार्ट। और जब मैं इस पार्ट में पावर रूल लगाऊंगी तो ये आ जाएगा 2y इंटू जेड, और e ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी, e ऑफ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इस टर्म में कोई भी z की टर्म नहीं है तो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी 0, प्लस ऑफ इस टर्म में एक z पड़ा है और y स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू सीधा आ जाएगी y स्क्वायर। अब देखिए आपको पॉइंट दिया गया है 1 1 1, मीन्स आपको x y z की वैल्यू पता है क्या है, 1 1 एंड 1, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2 इंटू 1 इंटू 1 इज 2, यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये सब 2 ही हो गया, प्लस 1 इज़ 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो मतलब आपको ई एक्स ई वाई ई जेड की वैल्यू मिल गई 2 3 एंड 1। तो आप ई वेक्टर को लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ 1 के कैप। ये आपके पास वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ई वाई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ई जेड का स्क्वायर। ई एक्स की वैल्यू कितनी है देखिए फ्रेंड्स, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ई वाई का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस ई जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 14। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, 9 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ 14, और ई वेक्टर की वैल्यू मिलेगी मुझे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास सेकेंड न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी गई है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, डेल ऑफ वी की। अब ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू दी गई है ये डिपेंड कर रही है एक्स पे, वाई पे एंड जेड पे। मीन्स ये कौन सा केस है मेरे पास, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अगर यूनिफॉर्म होती तो मेरे पास वैल्यू दी होती कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 10, मैग्नीट्यूड दे रखा होता उसका। बट अगर मेरे पास ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रही है, मीन्स ये कौन सा केस है, नॉन यूनिफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इस केस में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाती हूँ, डेल ऑफ वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट ऑफ डी आर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं मेरे पास, 0, 2 एंड 4, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं मेरे पास, 2, 1 एंड 0। हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे ई डॉट डी आर की। ई क्या था मेरे पास, एक्स आई कैप माइनस 2y जे कैप प्लस जेड के कैप, और डी आर वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इन दोनों का क्या लेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड के कॉम्पोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास ई डॉट डी आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स डी एक्स माइनस ऑफ 2y dy प्लस ऑफ z इंटू डी जेड। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। तो डेल ऑफ v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x dx माइनस ऑफ 2y dy प्लस z dz। अब आप देख सकते हैं पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमें, वो क्या है, 0, 2, 4। मीन्स 0 किसकी वैल्यू है यहाँ पर, x की, 2y की एंड 4z की। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, डेल ऑफ v इज इक्वल्स टू माइनस, अब x dx की इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगी, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस ऑफ, अब y कहाँ से जा रही है, 2 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर 1 तक, 2 ऑफ y dy प्लस ऑफ इंटीग्रेशन z की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 4 से लेकर 0 तक, 4 to 0 z dz। ये प्लस था, ये माइनस था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पावर रूल लगा के सिंपली। हमारा इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2। नेगेटिव का साइन ऐसे ही रहेगा, लिमिट्स अभी मैं खोल नहीं रही, लिमिट्स मैं ऐसे लिखूंगी 2 और 0, प्लस ऑफ इसकी इंटीग्रेशन 2y की, 2 तो कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन तो हम नहीं लिखेंगे, तो 2 को हम ऐसे ही बाहर लिख लेंगे। y की इंटीग्रेशन क्या होती है, y की पावर 1 है, तो सिंपली इंटीग्रेशन का रूल लगा दीजिए जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो वो रूल लगाने से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर बाय 2। तो 2 पहले से ही पड़ा था एक, और बाद में आ गया y स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट्स क्या रहेंगी, 2 से लेकर 1 तक, प्लस ऑफ z का क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, z स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 4 to 0। माइनस का साइन था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 से 2 तो कट गया। अब 2 की वैल्यू एक बार ही इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर इज 4/2 माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ, ये y स्क्वायर में 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस z में जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज 0, तो 0 माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर इज 16/2। इसको सॉल्व करेंगे आगे, डेल ऑफ v इज इक्वल्स टू 2 प्लस ऑफ 1 माइनस 4 इज माइनस ऑफ 3 माइनस 2 1 जा 2 8 जा माइनस ऑफ 8। So del of v is 2 minus 3 plus of 8। तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ करी है,
हम ये नेगेटिव साइन छोड़ गए हैं, ये वाला नेगेटिव साइन था ना यहाँ पर, तो ये नेगेटिव में चलेगा, तो ये आ जाएगा -5 + 8, तो डेल ऑफ v इज़ 3। और डेल ऑफ v की यूनिट्स क्या रहेंगे? वोल्ट्स। क्या रहेंगे? वोल्ट्स। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? डेल ऑफ v की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3 वोल्ट्स। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड डेल ऑफ v बिटवीन a एंड b। अब देखिए डेल ऑफ v की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट्स, और हम एक और बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अभी तक हम यूनिट्स क्या पढ़ते आए थे? न्यूटन पर कूलम। क्या पढ़ते आए थे? न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स निकल सकते हैं, दैट इज़ यहाँ से ये वोल्ट्स था और डिस्टेंस किस में रहता है? मीटर्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आज से एक और यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना सिखाया था, वहाँ पे मैंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। याद कीजिए सेकंड केस में जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे मैंने आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, तो वो क्या आई थी? 0। और मैंने वहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करवाया था और आपको क्या बोला था कि ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस है और इसके सारे पॉइंट्स पर क्या रहेगा? पोटेंशियल 0 रहेगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल अबाउट इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जिसके सरफेस whose at every point potential is constant। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट चार्ज। देखिए अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है +q, इसकी वजह से हमने पोटेंशियल लास्ट वीडियो में निकालना सीखा था। पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी? kq/r। अब देखिए अगर मुझे पोटेंशियल को कांस्टेंट करना है तो मुझे r को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। अगर एक बार मेरा r क्या हो जाए? कांस्टेंट, तो मेरे पास पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि k भी कांस्टेंट होता है और q भी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल अगर वेरी कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर रहा है? r की वजह से। तो अगर मैं r को कांस्टेंट कर दूंगी तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। मींस अगर मैं इस चार्ज की कुछ डिस्टेंस 1 मीटर पे एक पॉइंट ले लूँ इस डायरेक्शन में, सिमिलरली 1 मीटर पे पॉइंट ले लूँ कुछ ये, सिमिलरली like this। और अगर मैं 3D में बात करूं कि अगर मेरे पास कोई सपोज ये चार्ज पड़ा है, तो इस चार्ज से मैं 1 मीटर यहाँ पर गई, 1 मीटर यहाँ पर गई, यहाँ पर, मतलब हर डायरेक्शन में अगर मैं 1 मीटर जा रही हूँ और इन सारे पॉइंट्स का अगर मैं लोकस ज्वाइन कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक स्फीयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्फीयर। अब आप देख सकते हैं इस स्फीयर के मैं किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगी, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर, D पॉइंट पर, सारी जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मीन्स V ऑफ A इज इक्वल्स टू V ऑफ B इज इक्वल्स टू V ऑफ C इज इक्वल्स टू V ऑफ D। मतलब इस स्फीयर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। और अगर मैं कुछ और डिस्टेंस चली जाऊँ, सपोज यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो गया? 2 मीटर, और मैंने यहाँ पर एक स्फीयर बनाया, तो इसके सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। क्या होते हैं? कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर क्या हो? एक हो, और ये इनकी शेप क्या हो? स्फीयर। ये स्फीयर्स देख रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस यहाँ से बढ़ाती जाऊँगी, दो स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, लाइक दिस। ऐसे ऐसे डायग्रामेटिकली बहुत सारे कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाऊं तो मैं हर एक सरफेस पे, मींस इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे और इसके सरफेस पे, ए स्फीयर के सरफेस पे सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी, बी के भी सारे सरफेसेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी, सिमिलरली सी के।
अब हमारी बात आती है उस पॉइंट को डिस्कस करने की जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब आप देख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज है और इसकी तरफ से फील्ड क्या होगी, हमेशा रेडियली आउटवर्ड, लाइक दिस। मतलब अगर मैं पहले स्फीयर की बात करूं तो इसके ऊपर पोटेंशियल सबसे हाई होगा। सपोज मैं अगर इसको 100 वोल्ट ले लेती हूं तो नेक्स्ट स्फीयर पे कुछ वैल्यू होगी 80 वोल्ट, 60 वोल्ट। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की इंट्रोडक्शन। अब ये क्या था, सबसे पहले हमने डिस्कस करा था पॉइंट चार्ज के बारे में। अब हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे ऑफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके केस में हमारे पास पोटेंशियल सर्फेसेस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे रहेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। ये पढ़ाया था मैंने आपको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में कि ये कुछ लेंथ पे अगर मेरे पास चार्जेस दे रखे हैं तो इसको मैं बोलती हूँ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो इसके लिए मेरे पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होंगे, देखिए अगर मैं इससे किसी डिस्टेंस r पे मूव कर रही हूँ इस डायरेक्शन में और उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का मैं डिस्टेंस ले रही हूँ इससे इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, लाइक दिस। तो अगर मैं इस सारे डिस्टेंसेस को ज्वाइन करके एक सिलेंडर बना दूँ लाइक दिस, तो इस सिलेंडर के सरफेस पे यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर, D, E, F, यहाँ पे सब क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। यानी कि V ऑफ A इज इक्वल्स टू V ऑफ B इज इक्वल्स टू V ऑफ C, V ऑफ D एंड V ऑफ F। डेफिनेशन ही हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या रहती है कि उसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस केस में लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। और सिमिलरली अगर मैं किसी डिस्टेंस 2r की बात करूं तो यहाँ पे भी आप एक बड़ा सिलेंडर बना सकते हैं लाइक दिस। तो इसके केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। क्या हो जाएगा, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, potential difference between any two points on an equipotential surface is 0 on equipotential surface is 0। मतलब अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस निकालूं तो वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, बिकॉज पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, ये तो था कुछ बहुत ही डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, that is work done in moving a charge Q on the surface of equipotential on the surface of equipotential surface is 0। अब मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे किसी पॉइंट चार्ज Q को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से पता है कि अगर मुझे B पर पहुंचना है और A से मैं शुरू हुई हूँ तो मैं लिखूँगी VB माइनस VA इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज इन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B बाय Q। अब जो ये वर्क होता है ये क्या होता है,
नेगेटिव ऑफ वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और ये जो वर्क डन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि डिफरेंस क्या रहेगा दो पॉइंट्स के बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ज़ीरो रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो ज़ीरो। तो ये वर्क भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और ये वर्क किसके नेगेटिव में होता है? इलेक्ट्रिक का, तो ये भी क्या आ जाएगा? ज़ीरो। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड E। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज D ऑफ V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रही हूँ तो dV की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो, बिकॉज पोटेंशियल क्या है? हर जगह सेम है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में? ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू dr। तो अगर मुझे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करना है तो मैं दो कंडीशंस लगा सकती हूँ, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ज़ीरो तो नहीं हो सकती। तो दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? डॉट प्रोडक्ट को खोलिए, माइनस ऑफ E इंटू dr कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा ज़ीरो कब होता है? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मेरी कैसी हो रही है? अगर मुझे A से B पे जाना है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे क्या रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसको ऊपर लिखते हैं, नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces can intersect। इसको आप रिलेट कीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर दो जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उसमें मैंने आपको प्रूफ भी कराया था क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास दो डायरेक्शंस आ गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इसमें हम प्रूफ देखने जा रहे हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लेती हूँ मैं, लाइक दिस, ये सरफेस है A और ये सरफेस है B। अब ये सरफेस अगर मेरे पास कुछ इस तरह पड़ा है तो इसकी 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मींस इन दिस डायरेक्शन। तो इस सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और ये सरफेस कुछ इस डायरेक्शन में पड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ भी हमारे पास दो डायरेक्शंस आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, मींस हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डायपोल। डायपोल आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड के बट ऑपोजिट इन साइन चार्जेस होते हैं, ठीक है। ये होती है इनको जो लाइन ज्वाइन करती है टू चार्जेस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बना लेंगे इस डायपोल के लिए, उसके बाद हम बनाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मतलब फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, कुछ इस वे में, बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती थी और टर्मिनेट कहाँ पर होती थी, नेगेटिव चार्ज पे। और हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं
अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। सिमेट्रिक से मतलब था अगर मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाए हैं 3 लाइंस, तो उसी की सेम कॉपी नीचे बनेगी, ठीक है। अब नेगेटिव चार्जेस की वजह से हमेशा फील्ड लाइंस क्या होती थी, इन आती थी, इनवर्ड आती थी, तो ये हो जाएगा ऐसे, ड्यू टू सिमेट्री इसको ऐसे बना लूँगी। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर को जाती थी, लाइक दिस। तो ये तो बन गई मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मुझे बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डायपोल। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी में बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। मींस अगर मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हैं और मुझे 90 डिग्री के एंगल पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी। सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, तो ये हमेशा इस पॉइंट के 90 डिग्री पे है, आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे मैं कर्व्ड पोर्शन पे आ रही हूँ तो मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। देखिए ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सारे एंगल क्या आ जाएंगे 90 डिग्री। और जब आप इस चार्ज के पास आएंगे तो आप क्या बना देंगे, एक स्फीयर। इस स्फीयर के हर एक एंगल पे इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो इसको आप देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे इस डायग्राम के थ्रू जो आपको भी दिखाया गया है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।